नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यहाँ भी आप देख ही रहे हैं कि मैं इस वीडियो में आपको प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम के बारे में बताने वाला हूँ। दोनों ही 5-5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में कि प्रवास यानी कि व्यक्ति का एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना जो प्रवास कहलाता है, उसके क्या कारण हैं? क्यों एक व्यक्ति अपने जन्मभूमि को छोड़ के या अपने एक निवास स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने को मजबूर होता है? तो क्या उसके कारण हैं? और जब वो प्रवास करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उससे क्या-क्या परिणाम निकल कर आते हैं, क्या-क्या रिज़ल्ट निकल कर आते हैं? ये अक्सर जो है सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग कारण पे ध्यान देंगे कि प्रवास के दरअसल कारण क्या है। तो प्रवास के कारणों को दो तरह से बांटा गया है, एक है प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। ध्यान दीजिए, एक है प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब ये है वो कारण, वो फैक्टर जो आपको एक जगह को छोड़ने पे मजबूर कर दें। मतलब जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह जाते हैं, प्रवास यही कहलाता है। तो वो कारण जो आपको आपके पहले वाले स्थान पे, मान लीजिए आप दिल्ली रह रहे हैं या मान लीजिए आप बिहार के किसी गांव में रहते हैं, आप उस जगह को छोड़ के अब दिल्ली जाना चाहते हैं, तो बिहार के गांव को छोड़ने के लिए जो कारण आपको मजबूर करते हैं, जिन कारणों से आपने उस जगह को छोड़ा है, वो सब कारण क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक। देखिए, जो लोग निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, जो लोगों को निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। जो छोड़ने पे आपको मजबूर कर दें, वैसे कारक, वैसे फैक्टर। और अपकर्ष कारक कौन सा है? जो आपको आकर्षित करते हैं। भाई दिल्ली आप क्यों जा रहे हैं? कुछ वहां पे आपको बेनिफिट नजर आए होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर नजर आएंगे जो आपको गांव में नहीं मिल रहे हैं। तो जो फैक्टर आपको आकर्षित करते हैं दिल्ली की तरफ, प्रवास के लिए जो स्थान हमें आकर्षित करते हैं, जहां हम जाते हैं, वहां जो कारक नजर आएंगे, वहां जो फैक्टर नजर आएंगे, वो अपकर्ष कारक होंगे। देखिए, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, वह अपकर्ष कारक हो जाएंगे। अब कैसे हैं ये, क्या कारक है? देखिए, प्रतिकर्ष कारक में क्या क्या आएगा, मतलब जो आपको भेजने के लिए या छुड़वाने के लिए या आपको वहां छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जो कारक क्या होते हैं? वो गरीबी हो सकती है, वो कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो सकता है। भाई उतनी प्रोडक्शन होती ही नहीं है, इसीलिए आप वो छोड़ के जो है अब शहर में बसना चाहते हैं और वहां कमाना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत लचर है, वहाँ बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, या शिक्षा जो सेवाएं हैं उसका अभाव है। अगर ये सब फैक्टर हैं कि आपको ना तो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अच्छी मिल रही है, ना शिक्षा मिल रही है अच्छी, ना प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, गरीबी बहुत है, तो इन सब कारणों की वजह से आप क्या करते हैं? अपना गांव छोड़ के या कोई भी स्थान छोड़ के आप वहां से छोड़ के ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको रोजगार मिल जाए, जहां आपको स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, जहां आपको शिक्षा मिल जाए। तो ये जो कारक है वो प्रतिकर्ष कारक है, जो आपको छोड़ने पे मजबूर करते हैं। क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अभाव, जनसंख्या का अधिक दबाव यानी कि प्रोडक्शन ना हो रहा, और गरीबी, ये प्रतिकर्ष कारक है जो आपको छोड़ने पे मजबूर करते हैं। इसके अलावा बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, चक्रवाती तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भी आपको मजबूर करते हैं कि आप उस भूमि को छोड़ के किसी सेफ जगह पे चले जाएं। तो ये प्रतिकर्ष कारक है जो आपको छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। या फिर आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहां युद्ध होता रहता है, जहां संघर्ष और अपराध जो है बहुत ज्यादा है, तो भी आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आप गरीबी में आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप गांव छोड़ के शहर जाएंगे। तो शहर में आपको किस चीज ने आकर्षित किया है? आपको पता रहता है कि भाई शहर में तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, रोजगार मिल ही जाएगा। तो शहर में या कहीं जहां आप जा रहे हैं वहां बेहतर अवसर होंगे, इसीलिए आप वहां जा रहे हैं। वहां नियमित आपको काम मिलता रहेगा और अपेक्षाकृत जो वेतन है वो भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो ये सब आपको अपकर्ष कारक हैं जो आपको आकर्षित करते हैं उस जगह जाने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षा की बेहतर सुविधाएं अगर आपको कहीं मिल रही है तो आप वहां चले जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलती हैं तो आप वहां चले जाते हैं, मनोरंजन के स्रोत होते हैं तो आप वहां चले जाते हैं, रोजगार आपको अच्छा मिल रहा है तो आप वहां चले जाते हैं, जीवन जीवन जीने के लिए आपको जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिल रही है तो आप वहां चले जाते हैं, सेफ्टी है तो वहां आप चले जाते हैं, शांत इलाका है तो वहां आप चले जाते हैं। ये सब अपकर्ष कारक है जो आपको आकर्षित करते हैं। देखिए, मेरा पेन जो है बड़ा प्रॉब्लम वाला था, मेरे को अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो मेरे को यहीं पे वीडियो बनानी पड़ी।
तो यहाँ पे मेरे पास पेन भी नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि आप अगर इन्हें फैक्टर्स में डिवाइड, अभी तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक आप ऐसे लिख दीजिए। जब आपको ऐसे लिखना पड़ जाए, मान लीजिए आर्थिक कारक, अब 5 नंबर में आ जाए, आर्थिक कारक लिखना पड़ेगा आपको प्रवास का, यानी कारण में। अब संरचनात्मक, यानी आप इसे संरचनात्मक भी कह सकते हैं, संरचना वाला भी कह सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय, तो आपको इसी में से मिल जाएगा। देखिए, आर्थिक कारण क्या हो सकता है? रोजगार का अभाव, इसलिए लोग जो है प्रवास करते हैं अपनी जगह से, और कहीं मान लीजिए बेहतर रोजगार मिल रहा है, तो यानी रोजगार एक कारक हो सकता है आर्थिक में, ठीक है ना। अब संरचनात्मक में क्या आएगा भाई? जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब चीज जो है अब संरचनात्मक में आते हैं। तो इस वजह से भी लोग जो है प्रवास कर जाते हैं। अगर उनको बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल रही तो वो जगह छोड़ देते हैं, और जहां मिलती है वहां वो चले जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक में क्या आएगा भाई? देखिए, जैसे सांस्कृतिक में आप देखिए विवाह, तो विवाह के चलते क्या होता है कि जो महिला है वो अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ जाती है, तो वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। वो भी तो प्रवासी हो रहा है ना उस लेडी का, तो वो सांस्कृतिक कारक में आ जाता है। इसी तरह से कुछ राजनीतिक कारक होते हैं, जैसे युद्ध आप कह सकते हैं, या संघर्ष की स्थिति, ये सब जो है राजनीतिक कारक बनते हैं प्रवास के लिए। प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारक, आप इसमें आप क्या लिख सकते हैं? जो बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इस वजह से भी जो लोग हैं प्रवास करते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको बना के लिख सकते हैं 5 नंबर में। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये लिखना भी चाहिए। अब चलिए हम लोग जल्दी से परिणाम की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा कारण। अब हम परिणाम की तरफ आते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है परिणाम का, प्रवास के परिणाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 मैंने लिखा है, 1 मैंने छोड़ दिया है, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको उसके। तो यहाँ पे 4 है, और मैंने पूरा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। आप इसी तरह से आंसर जो है अपने बोर्ड्स में भी लिख सकते हैं, नोट्स बनाते वक्त भी आप इसे लिख सकते हैं। तो परिणाम में हम क्या देखते हैं कि प्रवास करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उस जगह पे जहां वो जा रहे हैं, या उस जगह पे जहां वो उन्होंने छोड़ दिया है। तो प्रवास के कई सारे परिणाम निकल कर आते हैं। इसे भी हमने आर्थिक, जनांकीय, सामाजिक, पर्यावरणीय और एक होता है अन्य। तो सबसे पहले आर्थिक परिणाम में देखते हैं। देखिए, आर्थिक परिणाम क्या है? लोग रोजगार की तलाश में ही तो बाहर जाते हैं। अब जब वो वहां जाएंगे काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहां वो कमाई करेंगे, और वो कमाई करेंगे तो कमाई को अपने पास थोड़ा बहुत रखेंगे, बाकी वो पैसा कहाँ भेज देंगे? अपने परिवार के पास, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति भारत छोड़ के अरब देशों में गया है, सऊदी अरब गया है कमाने के लिए, तो वहां पे जो पैसा कमाता होगा वो अपने पास तो थोड़ा बहुत रखता होगा खाने पीने के लिए, उसके अलावा जो पैसे अपने परिवार को भी तो भेजता होगा भारत में। तो भारत जैसे जो देश हैं, या बिहार जहाँ से बहुत सारे लोग जो है मुंबई या दिल्ली काम करने जाते हैं, तो वो लोग अपने परिवार को रेमिटेंस भेजते हैं ना, जिसे आप हुंडियाँ भी कहते हैं। अच्छा, हुंडिया जो है वो विदेशों से आती है, ऐसा मान लीजिए आप। तो प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से उद्भव क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता है। उद्भव क्षेत्र मतलब जहां से व्यक्ति प्रवास करके गया है, उसे वहां उस क्षेत्र को पैसा मिल रहा है ना वहां, क्योंकि वहां उसकी फैमिली रह रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत के रूप में से एक है। तो विदेश से जो पैसा भेजते हैं वो डॉलर के फॉर्म में भेजते हैं, तो ये हमारे विदेशी विनिमय के स्रोत के रूप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी इसका एक आर्थिक परिणाम है। यह रकम आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनियंत्रित प्रवास के कारण महानगर संकुलित हो गए हैं, ये बात भी सही है। गांव गांव से निकल निकल के लोग जो है शहर में गए, इस वजह से शहर में जो है भीड़ बहुत बढ़ गई है, और शहर में जो एक संकुलित व्यवस्था नजर आ रही है, मतलब वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो लोग वहां जाके बस रहे हैं, और इस तरह से स्लम बस्तियों का जो है फैलाव हो रहा है। ये आप आर्थिक फैक्टर्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप, ये तो आपका जो हो गया, ये यहां तक पॉजिटिव में आ जाएगा आपको, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, और ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके नेगेटिव में। मतलब आर्थिक परिणाम में भी 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से जनांकीय परिणाम क्या आता है? मतलब जनसंख्याओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो लोग रह रहे हैं। देखिए, जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, मतलब होगा ही ना भाई, एक जगह से लोग रहकर दूसरी जगह जा रहे हैं, उस जगह से रह के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। शहर में श्रमिकों की संख्या वृद्धि होती है, क्योंकि गांव से लोग निकल के शहर चले जाते हैं, तो वहां श्रमिकों की और मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है।
नगरों के विकास में गांव से शहर की ओर का प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितने भी मजदूर नगर जा रहे हैं और जो नगर चल रहे हैं वो गांव के ही तो मजदूर से चल रहे हैं, वो मजदूरों से ही तो चल रहे हैं। तो नगर के विकास में जो गांव से गया हुआ प्रवास है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी में आयु व लिंग संरचना में असंतुलित उत्पन्न हो गया है। बिहार में भी हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, जो ज्यादातर प्रवास कौन कर रहा है गांव से शहर की तरफ? पुरुष। तो होता क्या है कि गांव में जो पुरुषों की संख्या वो कम हो जाती है। इसका मतलब जो आयु लिंग संरचना है वो बहुत असंतुलित हो जाता है। गांव में जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अकेली हो जाती है ना। एक तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे पुरुषों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि सब जो है शहर आ गए हैं और शहरों में पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिंग संरचना का असंतुलन कहते हैं। तो ये उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रकार जो है गंतव्य राज्यों में भी देखने के लिए मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ से वो लोग निकल कर आए हैं जिस गांव से, तो वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पुरुषों की कम रह जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष शहर आ चुके हैं। और शहर में जहाँ वो लोग गए हैं, जो गंतव्य राज्य है, वहाँ पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और महिलाओं की कम हो जाती है। तो वहाँ भी दोनों तरफ असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ये जनांकीय परिणाम है डेमोग्राफिक में। अच्छा, सामाजिक परिणाम क्या है? प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के भी अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। फैमिली प्लानिंग कैसे होगी, परिवार नियोजन कैसे होगा, बालिका शिक्षा यानी कि जो महिलाओं के प्रति जो विचार है उसमें भी बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव आता है। मान लीजिए एक पढ़ा लिखा आदमी किसी गांव में गया, मान लीजिए रहने के लिए, चाहे वो उसकी पोस्टिंग हुई हो शिक्षक के रूप में, तो जब वो शहर से जाता है तो जाहिर सी बात है उसके विचार आधुनिक होते ही हैं। तो वहाँ जाके हो सकता है वो 10-5 लोगों को ये तो ज़रूर सिखाएगा कि भाई आप लड़कियों को भी और महिलाओं को भी शिक्षा में शामिल करें। तो इस तरह से भी सामाजिक बदलाव भी आता है। संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप 2-3 संस्कृति जो है आपस में मिलती है। और बेरोजगारी अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए आप गांव से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में आए, आपको नहीं मिला, ठीक है, या आप ऐसे किसी चंगुल में फंस गए, नशे के या फिर अपराध के संकट में फंस गए, तो आप जो है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे किस तरह से लोग जो है नशे वशे में रहते हैं और उनको रोजगार नहीं होता तो वो छीना झपटी करके जो है अपना गुजारा चलाते हैं। तो बेरोजगारी और हताशा से जो है अपराध और नशे का सेवन भी बढ़ता है। ये सामाजिक परिणाम है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण पे क्या परिणाम फर्क पड़ता है, पर्यावरण का क्या इस पे जो है परिणाम नजर आता है। देखिए, गांव से नगर की ओर जो प्रवास है वो शहर में भीड़ भाड़ को बहुत बढ़ा देता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सुविधा जो है वो जनसंख्या के सामने कम पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि शहरों में आपने संख्या एकदम से वो जो है बढ़ने लग जाती है, तो पानी की समस्या आती है, बिजली की समस्या आती है, अन्य प्रकार की समस्या आती है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखिए कितनी भीड़ भाड़ रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गांव से लोग आके यहाँ जो भीड़ भाड़ बढ़ा देते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस तरह से प्लानिंग तो होती ही नहीं है कि गाँव से लोग आने वाले आएंगे। तो प्लानिंग की कमी की वजह से जो है यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इससे क्या होगा, जल स्तर में गिरावट आता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, कचरे का निपटान जो है वो उसकी समस्या बनी रहती है, बढ़ जाती है। निर्माण बहुत सारे होते रहते हैं क्योंकि आपको घर बनाने हैं, क्योंकि आपको उनके लिए भी जगह बनानी है। तो निर्माण के कारण जो है जो शहर वो ऊष्मा टापू के रूप में बदल चुके हैं। हीट आइसलैंड। हीट आइसलैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए शहर में आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो सब कंक्रीट से किया है, इसीलिए शहरों को जो है कहा जाता है कि कंक्रीट की चादर बिछा रखी है। यहाँ पे वर्षा का जो जल है वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि हर जगह जो है कंक्रीट कंक्रीट है ना। तो जब तक मिट्टी भी तो चाहिए ना अंदर जाने के लिए, तो है ही नहीं। हर जगह तो आपने कंक्रीट बिछा दी है, तो कंक्रीट के चादर के रूप में शहर जो है वो बन रहे हैं, एक उष्ण टापू के रूप में शहर उभर कर आ रहे हैं। तो ये आपके जो हैं 4 परिणाम हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो अन्य परिणाम में लिख सकते हैं वो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि गांव से पुरुष निकल के चले जाते हैं बाहर शहरों की तरफ, तो गांव में जो है सारी इकोनॉमी कौन चला रही है? महिलाएं चला रही है। तो उनके ऊपर जो मानसिक दबाव है या जो शारीरिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारे कामकाज महिलाएं ही करती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकती, लेकिन वो करती हैं। तो ये भी एक परिणाम निकल कर आता है कि आप देखिए कि गाँव की इकोनॉमी फिर कौन चला रहा है? फिर महिलाएं तो चला रही हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि क्योंकि वो अब आज़ाद हैं या घर उनको चलाना है, तो उनकी स्वतंत्रता में भी वृद्धि हुई है ना। उनको जो है उनकी शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। तो ये सब आप अन्य परिणाम में भी लिख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप दरअसल हो क्या रहा है कि वीडियो तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अच्छा खासा वॉच टाइम भी आता है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन दरअसल सब्सक्राइब बहुत कम है। तो जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उसमें से केवल 5% ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग यार, सब्सक्राइब करें। आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, बल्कि हमें तो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। इससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।